हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। आज मैं एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रही हूँ यूपी स्पेशल का, जो हम लोग के मेंस में जीएस पेपर 5 और 6 है, उसके लिए मैं पढ़ाऊंगी। देखिए, हम लोग का टारगेट क्या रहेगा आज से, यानी कि आज जो है वो 15 मई है, तो 15 मई से हम लोग क्या करेंगे, 60 दिन का टारगेट लेके चलेंगे, 15 मई से 15 जुलाई तक का। ठीक है, तो 15 मई से 15 जून 30 दिन हुआ, फिर 15 जून से 15 जुलाई 60। तो यानी कि 60 दिन में हम लोग क्या करेंगे यार, 60 प्लस, जैसे देखिए 60 डे का पूरा प्लान है ये, जिसमें जीएस पेपर 5 और 6 पूरा हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए, ये टॉपिक है जैसे परिचय। आज क्या है हम लोग का, हम लोग पूरा प्राचीन भारत पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राचीन भारत में जो है परिचय देखेंगे आज हम लोग। फिर प्राचीन भारत के इतिहास में थोड़ा लंबा है, तो मतलब एक एक जो टॉपिक है, जो लंबा रहेगा उसको 2 से 3 दिन लेंगे, जो छोटा टॉपिक रहेगा जैसे मध्यकालीन है तो उसको 2 दिन में खत्म कर देंगे। आधुनिक है तो लंबा है तो वो 4 से 5 दिन जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐसे पूरा पहले क्या करेंगे हम लोग, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे जो भी टॉपिक रहेगा उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए जैसे प्राचीन इतिहास है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक याद रखने योग्य बिंदु, क्या मेंस में मेन टाइम पे याद रहना चाहिए, जो कि वहां पे डालना पड़े तो हम लोग मतलब डाल दे शॉर्टकट में। फिर उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं क्या लेके आऊंगी, एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, जैसे देखिए यहाँ पे जो टॉपिक मैंने पढ़ा है वही टॉपिक से एक क्वेश्चन है, प्राचीन उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थलों का विवरण करना है। ठीक है, अब ये जो है क्वेश्चन, ये देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 150 वर्ड है, 150 से 200 वर्ड तक है ये। तो आप अगर 125 वर्ड का आएगा तो भी कम करके लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर पूरा रहेगा। लास्ट में जो है, ये पहले डिटेल में पूरा आंसर दूंगी, फिर उसके बाद लास्ट में जो है हम लोग माइंड मैप भी देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए शॉर्टकट में, जैसे एक बार आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है ये माइंड मैप आप याद कर लीजिएगा कि हाँ, जब क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में ये रहे कि अगर ये क्वेश्चन है तो इसका फॉर्मेटिंग हमको ऐसे करना है। ठीक है, कि अगर पूछा उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के जो प्रमुख स्थल, तो वहां पे पूरा पाषाण काल आ जाएगा, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल आ जाएगा। पूरा पाषाण काल को जो है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण, तो ये सब पूरा बांटा गया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये जो नोट्स है जो मैं डेली डेली का पढ़ाऊंगी पीपीटी, ये मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, जिससे आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पढ़ते 60 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग। देखिए, अगर अक्टूबर में पेपर होगा तो हम लोग जुलाई तक जो है जीएस पेपर 5 और 6 पूरा खत्म करेंगे। ठीक, ऐसे ही खत्म करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर कुछ दिन जैसे 4 से 5 दिन अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद क्या करूंगी, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे दूंगी, आप लोग टेलीग्राम पे उसको लिख करके एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें आप लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसका दूसरे दिन मैं जो जिनका अच्छा रहेगा उनका भी डिस्कस करूंगी, जिनके में कमी रहेगा उसको बता दूंगी। ठीक है, और दूसरे दिन मैं उसका मॉडल आंसर लेकर के आऊंगी, तो जिससे आप लोगों को एक ये पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, अभी मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, फिर जो 4-5 दिन हो जाएगा उसके बाद जो है एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या करेंगे, होमवर्क के तौर पे मैं दे दूंगी और आप लोग लिखिएगा उसको। ठीक है, उसको नेक्स्ट डे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 60 दिन का है, अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि जो ये जीएस पेपर 5 और 6 है, इसको अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेटिंग में पढ़ेंगे, इतना अच्छे से याद हो जाएगा, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर आप सोचे कि पहले मैं बुक पढ़ लूँ फिर उसके बाद आंसर राइटिंग करूँ, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ सबको आता है, उत्तर प्रदेश में है आप तो उत्तर प्रदेश के बारे में तो आपको पता ही है। अब बुक में क्या होता है, सीधे सीधे आपको दे देगा। ठीक है, जैसे हर्षवर्धन के बारे में सीधे सीधे दे देगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछेगा वो तो त्रिपक्षीय युद्ध क्यों हुआ, मतलब वो पूरा डिटेल में थोड़ा पूछता है अंदर से आके। तो आप जब क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे उसका आंसर कि हाँ मॉडल आंसर ये है, ऐसे लिखा जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, तो उससे क्या होगा, एक मतलब ब्रॉड वे में देखेंगे तो बढ़िया मतलब अच्छे से लिख पाएंगे। और फिर आप लोग कुछ दिन बाद से, 4-5 दिन बाद से आप लोग भी लिखने लगेंगे तो एक हैबिट पड़ जाएगा। 2 महीने आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि जीएस पेपर 1-2 का पहले 5-6 हम लोग यूपी स्पेशल पूरा पढ़ लेते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आज का जो टॉपिक है, देखिए अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी पढ़ेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश का इतिहास है, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन शहर, ये पहला टॉपिक है। अगर आप लोग के पास सिलेबस नहीं है तो आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, यूपी स्पेशल का पूरा मेंस का, जीएस पेपर 5 और 6 का। ठीक है, पूरा मेंस का आप लोगों के पास सिलेबस रहना चाहिए वैसे। तो जीएस पेपर 5-6 का अगर आप लोगों के पास होगा तो उसमें जो पहला टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन शहर।
जिसमें हम लोग परिचय देख लेंगे, ठीक है, परिचय से आता नहीं है लेकिन हम लोग देख लेंगे एक बेसिक सा। प्राचीन इतिहास ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ तक हम लोग आज पढ़ेंगे। फिर मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, उत्तर प्रदेश में जो कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर हम लोग देख लेंगे। उत्तर प्रदेश के जो प्राचीन शहर है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उज्जैन हुआ, ठीक है, और बिजनौर हुआ, ठीक है, आगरा हुआ, ये सब के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक, फतेहपुर सिकरी, ये सब के बारे में पूरा देख लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जो टॉपिक है वो है आज का उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन शहर। तो यहाँ पे एक परिचय हम लोग देख लेते हैं। तो आर्यों ने विजय के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। वैदिक पीरियड में आर्य जो आए थे, और राज्य जो है वो महाभारत युद्ध के का केंद्र था। जो तो कौन सा राज्य, यूपी के बारे में यहाँ पे बोल रहा है, यह राज्य यानी उत्तर प्रदेश। आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो यूपी मत लिखिएगा, उत्तर प्रदेश लिखिएगा, ठीक है। तो ये क्या था, महाभारत युद्ध का था। महाभारत, रामायण, ब्राह्मणों और पुराणों के महाकाव्यों की रचना भी यूपी में ही हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश संस्कृतियों के संगम और गंगा जमुना जो है, जमुनी नहीं होगा यहाँ पे, जमुना होगा, जमुना सभ्यता के विशिष्ट प्रतीक को भी दर्शाता है। उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो भारत के व्यापक इतिहास से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। इसका जो इतिहास है वो कितना लंबा है, कितना पुराना है, 4000 साल पुराना है। ये एक परिचय है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। अभी टॉपिक पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो पूर्व में जो है आर्यों या दासों ने उत्तर प्रदेश पर कब्जा कर लिया था। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था, ठीक है। वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध के आगमन और बुद्ध धर्म के प्रचार का भी, मतलब जो उत्तर प्रदेश है वो साक्षी है, ठीक है। जैन धर्म के प्रचार का भी ये साक्षी है, अगर धर्म में बात करें तो। अशोक के शासनकाल में अनेक लोक कल्याणकारी कार्य जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हुए। और गौतम बुद्ध के बारे में अगर जब हम लोग धार्मिक वो पढ़ेंगे तो पूरा देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का क्या रोल रहा, ठीक है। पहला इन्होंने अपना जो है उपदेश यहीं पे दिया था, सारनाथ में दिया था उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा इन्होंने जो प्रचार किया अपने धर्म का, मतलब गए हैं, शिक्षा दिए हैं, वो उत्तर प्रदेश में ही दिए। सबसे ज्यादा वर्षावास इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया। तो ये सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है, जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। मगध साम्राज्य के शासनकाल में इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ, ठीक है। ये पूरा परिचय दे रहा है यूपी का, ठीक। यह प्रशासनिक और आर्थिक प्रगति का समय था। सत्ता बाद में नंद वंश और मौर्यों को स्थानांतरित कर दी गई। यानी कि यहाँ पे क्या, अभी आप लोग जब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, तो कैसे जो उज्जैन था वो पूरा आर्थिक मतलब राजधानी बन गया था कि सब लोग जो है वो उज्जैन पे जो है राज करना चाहते थे। हर्षवर्धन बहुत ही ज्यादा फेमस, मतलब उन्होंने, देखिए हर्षवर्धन के बारे में ये कहा जाता था कि वो जो है वो अपनी इच्छा से जो है शासन नहीं संभाले, ठीक है। लेकिन अगर उनको जो शासन मिला, कुलीन वर्ग चाहते थे कि वो शासन करे, उन्होंने शासन किया तो इतने अच्छे से किए, इतना मजबूत उस टाइम हो गया था जो है उस कुशलता की दृष्टि से देखें अगर तो उज्जैन, कि हर कोई चाहता था कि उज्जैन पे राज करना। उज्जैन पे राज करना यानी कि पूरा जो गंगा का एरिया है, जो उत्तर भारत का एरिया है, उस पे राज करना, ठीक है, ठीक। और वहां पे जो सिल्क रोड भी उससे पास होता था। तो ये सब पूरा हम लोग हर्षवर्धन का डिटेल में देखेंगे। फिर होता क्या है कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कोई जब नहीं रहता है तो त्रिपक्षीय युद्ध होता है। इससे मेंस में क्वेश्चन आया है कि त्रिपक्षीय युद्ध जो है उसमें उज्जैन में ही होता है। उज्जैन के लिए ये त्रिपक्षीय युद्ध होता है जिसमें राष्ट्रकूट रहते हैं, पाल, प्रतिहार, इन तीनों राजवंशों के बीच में होता है। उज्जैन पे ही अधिकार के लिए ये त्रिपक्षीय युद्ध होता है, ठीक है। तो ये पूरा इतिहास जो है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज हम लोग अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन भी मैं लेकर के आऊंगी। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए, हालांकि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान यह शहर अपने गौरव के शिखर पे पहुंच गया था, ठीक है। वही पूरा जो डिटेल में अभी बताया मैंने। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर मुस्लिम शासक के आगमन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था, ठीक है। मुगल शासक आए, सल्तनत पूरा काल जब आया, ठीक है, तो उसके उस पे उत्तर प्रदेश से बहुत प्रभाव पड़ा। इस अवधि में राजपूतों की जो अधीनता देखी गई। उत्तर प्रदेश मुगल शासन के दौरान, विशेषकर सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान, समृद्धि के चरम पे पहुंच गया था। समय के साथ साथ क्या होता है, उत्तर प्रदेश मुगल शासन के पतन और अंग्रेजों के आगमन का गवाह बना। मुगल प्रभाव जो है वो दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था। तो मुगल प्रभाव जो था वो गंगा यमुना के दोआब तक ही सीमित था। दोआब का मतलब गंगा यमुना दोआब तक ही सीमित था। अवध के तीसरे नवाब के शासनकाल के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अवध शासकों के संपर्क में आ गई थी। और राम के शासन से लेकर के अंग्रेज के शासन तक उत्तर प्रदेश ने यह सब देखा है। तो ये क्या है, एक परिचय है उत्तर प्रदेश का दिया गया है, ठीक है। तो जैसे हम भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, वैसे ही सेम हम उत्तर प्रदेश के इतिहास को भी 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे।
पहला हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक होगा वो होगा प्राचीन भारत का इतिहास या प्राचीन उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। दूसरा हम लोग मध्यकालीन उत्तर प्रदेश का इतिहास देखेंगे और तीसरा जो है वो आधुनिक उत्तर प्रदेश का इतिहास देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो प्राचीन इतिहास है उत्तर प्रदेश का वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रागैतिहासिक और वैदिक काल, 600 ईसा पूर्व तक रहता है प्रागैतिहासिक काल और वैदिक काल, ठीक। उत्तर प्रदेश का जो भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा, उत्तर प्रदेश में बहुत से पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं जो भारत के साथ ही ऐतिहासिक साझेदारी को दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे इतिहास कोल से अगर हम देखें तो धान का मेला मिर्जापुर से देखें, सोनभद्र से देखें, ठीक है, और सोनभद्र के सिंगरौली से देखें, चंदौली के चकिया से देखें तो बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, लोहदा नाला से देखें। तो ये जो है सारे मतलब देखिए इंडिया में भी बहुत बड़ा रोल है उत्तर प्रदेश का। अगर भारत के इतिहास को भी जानना है तो उत्तर प्रदेश के इतिहास को जानना होगा। प्राचीन जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है उसका अहम योगदान है जो भारत के इतिहास में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ से मिले। तो पूरा पाषाणकालीन, ये देखिए ये आप प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है कि सोनभद्र जो है वो पूरा पाषाणकालीन स्थल था कि मध्य पाषाणकालीन की नव पाषाणकालीन। अभी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे जो सोनभद्र था वो तीनों नव पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं, पूरा के और मध्य के भी, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण सोनभद्र, प्रयागराज के मिर्जापुर और बेलन घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी और चंदौली की चकिया से प्राप्त हुआ है, ठीक है। बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक प्राचीन स्थल से पत्थरों के औजार के साथ साथ अस्थियों से बनी एक देवी माँ की मूर्ति भी मिली है। ये प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये कुछ तो आपको फैक्ट एग्जाम में डालना होगा कि एग्जामिनर को लगे कुछ तो आप पढ़े हैं, ऐसे ही लिख देंगे तो फिर क्या ही मतलब होगा, ठीक है। तो देखिए बेलन घाटी जो है उसके लोहदा नाला नामक प्राचीन स्थल है बेलन घाटी का। यहाँ से क्या है, पत्थर के औजार के साथ साथ क्या मिला, अस्थियों से बनी एक जो है देवी माँ की मूर्ति मिली है। तो ये प्रीलिम्स में पूछा था कि देवी माँ की मूर्ति उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिली है, तो ये उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी के लोहदा नाला से मिली है। अब मध्य पूरा पाषाण काल के में देखें तो उसके काल के मानव कंकाल के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय और मेहदहा नामक स्थलों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब ये सारे जो साइट्स हैं ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये भी आप साथ साथ याद करते चलिए। एग्जाम में याद आता है कि कौन से साइट्स उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो आपको याद रहना चाहिए मेहदहा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, सराय नाहर ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बेलन घाटी कहाँ पे है, लोहदा नाला उत्तर प्रदेश में। तो ये सब भी साथ साथ याद करते चलिए। अब देखिए सराय नाहर जो में 14 कब्रें मिली हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में भी पूछा हुआ है कि सराय नाहर में 14 कब्रें मिली हैं जिसमें मृतक का और जिनमें मृतक का जो सिर है वो पश्चिम की ओर है। तो मृतक का जो सिर है वो कहाँ पे है, पश्चिम की ओर है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बताया गया है। अब सराय नाहर में 8 जो है गड्ढे चूल्हे में मिले हुए हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि 8 गड्ढे चूल्हे मिले। इससे हमें ये पता चलता है कि जो इस टाइम था कौन सी जो है फैमिली मतलब सपरिवार लोग मिलकर के रहते थे, उसका जो है यहाँ पे प्रमाण मिलता है, ठीक है। सब लोग साथ साथ मिलके रहते थे, तो यहाँ पे आप ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक जो परिवार था उनका यहाँ पे एक साथ रहना। प्रतापगढ़ की जो मेजा तहसील है उसके चौपानी मांडो स्थल से क्या मिला है, झोपड़ियां और मिट्टियों के बर्तन के अवशेष मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि प्रतापगढ़ की जो मेजा तहसील वहां से चौपानी मांडो स्थल जो है वहां से, तो झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले, चौपानी मांडो स्थल से मिले। ये कहाँ पे है चौपानी मांडो, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की मेजा तहसील में है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मेहदहा स्थल से अन्य औजारों के साथ साथ पत्थर, चूल्हे, कब्रगाह, हड्डियां और आवास के साक्ष्य मिले हैं कि मतलब यहाँ पे लोग रहते थे। दमदमा कहाँ पे है, यह प्रतापगढ़ जिला में है दमदमा। यहाँ पे स्थल पे हड्डी और सींग के औजार, आभूषण, चूल्हे और 41 जो है अंतिम संस्कार वाले कलश मिले हैं, ठीक। तो ये चीज दमदमा से मिले हैं। प्रयागराज जिले में बेलन नदी के, देखिए बेलन नदी घाटी जो है प्रयागराज जिले में, प्रयागराज जिले की बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित कोलडीहवा जो है वो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कोलडीहवा से मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, ठीक है, बेलन नदी घाटी से मिला है। कोलडीहवा से क्या है, कोलडीहवा कहाँ पे है, प्रतापगढ़ जो प्रयागराज है, सॉरी इलाहाबाद यानी प्रयागराज उसके जिले के बेलन नदी घाटी से मिला है, ठीक है। मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और प्रतापगढ़ की खुदाई में नवपाषाण कालीन जो है उपकरण भी मिले हैं। कहाँ से, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और प्रतापगढ़। जैसा कि मैंने पहले ही बताया जो सोनभद्र है वहां से तीनों काल के मिले हैं, ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के भी।
क्या मिले यहाँ से? उपकरण और हथियार भी मिले हैं। मेरठ और सहारनपुर से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिले। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से जो है ताम्र पाषाण संस्कृति की यानी कि चैल्कोलिथिक पीरियड की के साक्ष्य मिले हैं, तो वो कहाँ से मिले हैं? मेरठ और सहारनपुर से मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है उत्तर प्रदेश में ताम्र कांस्य संस्कृति के प्रमाण आलमगीरपुर से मिले हैं। आलमगीरपुर कहाँ पे है? मेरठ में है। हिंडन नदी के तट पे आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर देखिए भारत के अगर प्राचीन इतिहास में देखें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम भारत का प्राचीन इतिहास देखें तो सबसे जो पूर्वी पॉइंट है हड़प्पा काल का वो आलमगीरपुर ही है। ठीक है, तो इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बड़ा गांव और हुलास ये दोनों कहाँ पे हैं? सहारनपुर में है बड़ा गांव और हुलास, ये भी याद कीजिएगा, यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं चैल्कोलिथिक पीरियड के जो है प्रमाण। कहाँ से? आलमगीरपुर, बड़ा गांव हुलास से। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े यहाँ पे, नेक्स्ट जो पिछला स्लाइड था मेरठ और सहारनपुर से भी मिले हैं। तो मेरठ सहारनपुर, और देखिए यहाँ पे क्या है, सहारनपुर में ही आएगा बड़ा गांव और हुलास, और उसके बाद आलमगीरपुर मेरठ में आएगा। ठीक है, आलमगीरपुर से हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। देखिए जब उत्तर प्रदेश का अभी देखिए इसमें होता क्या है कि जो हड़प्पा काल है, तो हड़प्पा काल जब एकदम अपने चरम पे रहता है, जैसे प्रारंभिक जो हड़प्पा काल रहता है उसमें साक्ष्य नहीं मिले हैं उत्तर प्रदेश में हड़प्पा काल के। जब हड़प्पा काल जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्रारंभिक हुआ जब अपने चरम पे रहता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे खत्म होने, तो यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, तो ये साक्ष्य यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा काल के। ठीक है, प्रारंभिक में नहीं मिलते हैं। प्रारंभिक में क्या है, सिंधु सतलज ब्यास यहीं पे रहता है, ये पूरा उत्तरी साइड रहता है। ठीक है, धीरे धीरे गंगा यमुना का दोआब, जब कृषि का आविष्कार होता है, ठीक है, तो धीरे धीरे ये लोग जंगलों को साफ करते हुए इधर पत्थर के टूल्स बनाते हैं, तो ये लोग जंगलों को साफ करते हुए धीरे धीरे इधर माइग्रेट करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूपी में जब अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पे मिला है, जो अगर हड़प्पा काल में देखें तो हड़प्पा काल जब अपने चरम पे रहता है और उसके बाद हड़प्पा काल का जब पतन होने रहता है, मतलब लास्ट रहता है, तब जो है यूपी में विस्तार होता है। तो ये आप लोग एक अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। अब यहाँ पे उत्तर वैदिक संस्कृति के नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो हैं वो उत्तर प्रदेश में अवशेष के रूप में मिले हैं। वैदिक काल के दौरान अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में आर्यवत, अब देखिए ये जो यहाँ पे है, हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा काल हम लोगों ने 2 स्लाइड में देखा, 2 लगभग 2.5 स्लाइड में देखा। अब उसके बाद वैदिक काल में देखिए, तो वैदिक काल भी प्राचीन काल के अंतर्गत ही आएगा। तो वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के आर्यवत जो है नामक एक क्षेत्र का हिस्सा था, और जिसका उल्लेख ऋग्वेद में सब जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिला है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी पाया गया है। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह लगभग 1500 से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहा। कौन सा काल? वैदिक काल। ठीक है, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। हालांकि इतिहासकारों और विद्वानों के बीच मतलब सटीक कालक्रम का में मतांतर है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों में अंतर है, बहुत मतलब अलग अलग मत के अनुसार अलग अलग टाइम पीरियड बताया गया है। इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों की रचना और विकास को देखा गया। किस अवधि में? वैदिक काल में बता रहा है। ठीक है, वेदों के रूप में जाना जाता था, जिसे जो वैदिक मतलब ग्रंथ रचे गए उसको वेदों के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रमुख है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ थे। ठीक है, तो ये वैदिक काल भी हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए, ये प्राचीन भारत में ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया। अब यहाँ पे याद करने योग्य क्या बिंदु है जो कि आप याद कर सकते हैं, जो कि प्रीलिम्स में भी आपको इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी जो है आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो बेलन नदी घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पुरातात्विक स्थलों की खोज एवं जो उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी प्रयागराज जो विश्वविद्यालय उसके प्रोफेसर JR शर्मा के निर्देशन में हुआ था। अब पूरा पाषाण काल की सभ्यता के लगभग सभी उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से बने थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि जो पूरा पाषाण काल के जो सभ्यता के सभी उपकरण थे, सभी टूल्स थे, वो किस पत्थर से बने थे? तो क्वार्टजाइट पत्थर से बने थे। और आई होप आप लोग को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि देखिए यहाँ पे बोल्ड कर दिया गया है। वैसे भी और भी है, आलमगीरपुर, ये सब साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा गांव, हुलास। ठीक है, सारा लोकेशन के साथ आप याद कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में आपको बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। तो प्रश्न है ये कि पहला प्रश्न, प्राचीन उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थलों का क्या करना है? विवरण करना है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो पहली बात कि प्राचीन उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल, पहला कीवर्ड क्या है? प्रागैतिहासिक काल के। दूसरा कीवर्ड है क्या है? प्रमुख जो स्थल हैं। ठीक है, जो प्रमुख स्थल है उनको का विवरण करना है, यानी विस्तार से उनके बारे में बताना है। विवरण का मतलब अभी मैं एक क्लास लेके आऊंगी जिसमें मैं क्या होगा, सारे जितने पुछल्ले वर्ड रहते हैं
शब्द वो मैं पूरा बता दूंगी कि विवरण का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त में अगर समीक्षा करना है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, विस्तार से लिखने, तो ये सब सारा जो 4-5 है वो मैं पूरा बता दूंगी आप लोगों को। तो ये आज क्या है ये देखिए, अभी पहले तो विवरण करना है इसको, ठीक है। किसको विवरण करना है? प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थलों का, यानी कि जितने प्रमुख स्थल अभी हम लोग पढ़े, प्रमुख स्थल आलमगीरपुर आएगा, ठीक है, बड़ा गांव आएगा, हुलास आएगा, और हम लोगों ने भी देखा बेलन नदी घाटी आएगा। तो ये क्या है, ये प्रागैतिहासिक काल के जो है प्रमुख स्थल ही तो है। इसी को क्या करना है, हमें क्रमबद्ध स्थिति में विवरण करना है, मतलब बताना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो उत्तर में देखिए, मानव सभ्यता का जो आरंभ है वो पाषाण काल में हुआ। उत्तर प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास का भी शुरुआत इसी पाषाण काल से ही होता है। जैसे कि इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि भारत के इतिहास का जो आरंभ है वो पाषाण काल से हुआ। उसी के जो समानांतर उत्तर प्रदेश का भी जो इतिहास है वो क्रमबद्ध, मतलब उत्तर प्रदेश का भी इतिहास पाषाण काल से ही इतिहास मतलब स्टार्ट होता है, शुरू होता है, ठीक है। तो ये क्या है, भारत के इतिहास के समानांतर ही चलता रहता है। अब देखिए, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है। तथा इन जो कालों में संबंध स्थल जो है, इन कालों से संबंध स्थल उत्तर प्रदेश में भी पाए गए हैं। अभी हम लोगों ने पूरा डिटेल में भी पढ़ा। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल के कई स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र, बेलन नदी घाटी, प्रयागराज का आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ देखिए पूरा देखिए, बेलन नदी घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी, चंदौली की चकिया से प्राप्त हुआ था। ये जो है ये मैंने पूरा डिटेल में इस तरह लिखा कि मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो बार बार मेहनत पड़ता है, तो यहाँ से मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, आप लोग वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप पूरा पाषाण काल यहाँ पे लिख रहे हैं आंसर में, देखिए यहाँ पे लिखा गया है पूरा पाषाण काल। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल के कई स्थल प्राप्त हुए हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो जैसे लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश की पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण सोनभद्र प्रयागराज के मिर्जापुर और बेलन नदी घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी और चकिया जो चंदौली की चकिया घाटी से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये और अपना आपका आंसर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल में मुख्यतः बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं, ये तो ऐसे ही लिख देना। इसी प्रकार मध्य पाषाण काल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कालपी, सिंगरौली, चकिया और बेलन घाटी से भी उच्च पूरा पाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। लोहदा नाला, चौपानी मांडू आदि प्रमुख स्थलों से जो है इसके स्थल प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्थल पूछ रहा है, ठीक है, प्रमुख स्थल। मध्य पाषाण काल में अगर हम बात करें, ये देखिए उच्च पूरा पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज भारत में सर्वप्रथम कलाइकल ने 1867 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में की थी। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि देखिए, पूरे मध्य पाषाण काल के उपकरण की खोज अगर बात करें भारत के इतिहास की, तो सर्वप्रथम कलाइकल ने 1867 में किया था। वो कहाँ मिला था? उत्तर प्रदेश के विंध्यन क्षेत्र में मिला था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल जैसे सराय नाहरराय, मेहदहा, दमदमा, चौपानी मांडू आदि प्रमुख रूप से हैं। तो ये क्या है, मध्य पाषाण काल के जो है स्थल हैं। सराय नाहर, मेहदहा, दमदमा, चौपानी मांडू ये है। सराय नाहरराय और मेहदहा से मानव अस्थि पंजर, गर्त, स्तंभ और चूल्हा और मृतक संस्कार की विधि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कुछ आपको साक्ष्य भी लिखना होगा कि क्या क्या मिले हैं। अब हम मध्य पाषाण काल हम लोगों ने देख लिया, अब नवपाषाण काल लिखेंगे। तो नवपाषाण काल में ही सर्वप्रथम मानव ने कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत की तथा एक स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल के कई स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें कोलढेवा, जहां से देखिए प्रयागराज का कोलढेवा है, जहां से पहला जो है वो धान की खेती का साक्ष्य मिला है। और चौपानी मांडो, जो चौपानी मांडो कहाँ पे है, ये चौपानी मांडो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि ये कहाँ पे है, देखिए पहले स्लाइड में देखा था, यहाँ पे है, देखिए मेजा, प्रयागराज में है चौपानी मांडो, मेजा तहसील में। लोकेशन आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है प्रीलिम्स में। तो देखिए, कोलडीवा से धान के भूसी का साक्ष्य मिला है। चौपानी मांडो कहाँ पे, प्रयागराज। खैरडी और लहुरा देव आदि प्रमुख हैं नवपाषाण काल में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए गए मतलब किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये अभी देखा, लहुरा देव से क्या है, प्राचीनतम कृषि करने के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के भी कई स्थल जो है वो प्राप्त हुए हैं, जिसमें नरहन, खैरडी, खैरडी कहाँ पे है, ये चौपानी मांडो में है, खैरडी प्रयागराज में, ठीक है। और क्या है, नौहान, राजघाट, झूसी, ये भी प्रयागराज में है, हवेलिया, झूसी हवेलिया,
अगियाबीर, ये क्या है, आदि प्रमुख है ताम्र पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये छोटा सा है, 2 स्लाइड में है आराम से, क्योंकि ज्यादा हम लोग को लंबा नहीं लिखना है। अगर 200 वर्ड का आएगा या 125 वर्ड का आएगा तो छोटा कर दीजिएगा, 200 आएगा तो ये पूरा 200 वर्ड का है, ठीक है। फिर इसके बाद ये पूरा आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या करेंगे, हम लोग निष्कर्ष दे देंगे कि उपरोक्त विवरण के आधार पर ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास की प्राचीनतम पाषाण काल तक, मतलब उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो इतिहास की प्राचीनतम पाषाण काल तक जाती है, तथा पाषाण काल के कई जो प्रमुख स्थल हैं वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जो कि भारत के प्राचीनतम इतिहास को एक क्रमबद्धता प्रदान करते हैं। अब देखिए जो निष्कर्ष है वो आप अपने तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बीच का जो मेन बॉडी पार्ट है वो आप ऐसे ही लिखिएगा, और इसमें आप जो जहां बताया है वहां पे स्लाइड से आप ऐड भी कर सकते हैं जो पूरा टॉपिक पढ़ाया गया है। निष्कर्ष आप अपने अनुसार लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि निष्कर्ष जो है वो सबका अलग अलग रहना चाहिए। इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष जो होता है वो क्या है, दोनों अलग अलग रहना चाहिए, सबका सेम नहीं रहना चाहिए, तो वो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया इसको हम लोग माइंड मैप के तौर पे भी देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको जो है याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने से ये पता चला कि हम लोगों को क्या याद करना है, स्थल याद करना है, और उस स्थल मतलब वो स्थल किस एरा में था, यानी कि जैसे कि पाषाण काल का 3 अगर हम देखें, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और क्या है नवपाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल है उसमें कौन कौन से स्थल पाए गए, ठीक है, वो स्थल के नाम याद रखना है और लोकेशन। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल में अगर हम आएंगे तो वो जो वहां मध्य पाषाण काल के स्थल कौन कौन से स्थल पाए गए वो याद रखना है, और उसके बाद क्या याद रखना है, उसका लोकेशन याद रखना है, और वहां पे जो स्थल है उससे क्या साक्ष्य मिले हैं ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है माइंड मैप की, इसमें पूरे क्वेश्चन में घुमा फिरा के वही लिखना है, तो उसी को जो है आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ऐसे आप पूरा बना सकते हैं। अब देखिए ये जो पूरा पाषाण काल है इसको क्या किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है, या इसको पूरा पाषाण काल भी कह सकते हैं। तो अब देखिए जो पूरा पाषाण काल है उसमें निम्न पूरा पाषाण काल में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कहां से साक्ष्य मिला है, तो बस बेलन घाटी से साक्ष्य मिला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बेलन घाटी से साक्ष्य मिला है। अब हम मध्य पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो कालपी और सिंगरौली चकिया जो है और बेलन घाटी से साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या मिले हैं वो डिटेल में बता दिया गया है। उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें तो लोहदा नाला, चौपानी, मांडो, प्रयागराज का यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या मिले हैं ये ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर अगर हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो यहाँ पे जो मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं वो है सराय नहर, मेहदाहाट, दमदमा, चौपानी, मांडो। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल क्या है, कोलडीवा, चौपानी, मांडो, खैरडी और लहौरादे। अब ये जो माइंड मैप है ये आप आंसर के बीच में भी डाल सकते हैं, ठीक है, अगर आप लिख रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे ये पूरा लिखिएगा, इसके बाद जो है आप इसको डाल सकते हैं, नंबर अच्छा मिलता है एग्जामिनर को, क्या, क्योंकि देखिए पढ़ना किसी को ज्यादा अच्छा नहीं लगता, माइंड मैप और ये पूरा रहता है, चार्ट वार्ट रहता है या पूरा मैप रहता है तो लोगों को बहुत पसंद आता है, लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है, और उसमें टाइम भी नहीं लगता है, और आपके लिए भी बहुत ज्यादा फायदा रहता है कि आप बना देंगे तो पेज जल्दी भर जाता है, ठीक है, और पूरा शॉर्टकट में वही चीज यहाँ पे भी लिखाया गया, वही चीज यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे चाहिए तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को ये मतलब जो पीपीटी है पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं जो है टेलीग्राम चैनल पे अपने शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, आप लोग जुड़ जाइएगा उससे, ठीक है। कोई भी सजेशन देना हो तो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या कैसे शुरू किया जाए, मतलब ये तरीका सही है या तो फिर बस मैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू पढ़ाऊँ आप लोगों को, टॉपिक वाइज मतलब 2 से 3 क्वेश्चन कराऊं, तो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा, जो करना होगा वो मैं मतलब आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा मैं कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग अभी प्राचीन काल ही चलेंगे, उसमें हम लोग बौद्ध धर्म, क्योंकि धार्मिक और पूरा देखना है, सांस्कृतिक जो जो हुआ वो देखेंगे, फिर उसके बाद उज्जैन का पूरा हिस्ट्री देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मतलब पूरा सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा इसमें। अगर आप लोग के पास सिलेबस नहीं है तो उसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए, इससे आप लोग को ये पता चलेगा कि मैं सही पढ़ा रही हूँ कि नहीं, मतलब मैं सिलेबस ही पढ़ा रही हूँ कि सिलेबस से बाहर तो नहीं चली जा रही हूँ, ठीक है। तो ये आप अपने लिए भी डाउनलोड करके रख लीजिए और पूरा सिलेबस को एक बार गो थ्रू हो जाइए, तो पता चल जाएगा कि आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।